वो तीनों मेजर शर्मा के सामने इस तरह हाथ बांधे खड़े थे जैसे सर्कस के रिंग मास्टर के सामने शेर बिल्कुल गधों की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा होता है। ये तीनों इस इलाके के छटे हुए गुंडे थे। तीनों पर डकैतियों, अगवा और कत्ल के मुकदमात थे, लेकिन पुलिस इन पर राह की इजाजत के बगैर हाथ नहीं डाल सकती थी, क्योंकि तीनों राह के लिए काम करते थे। सरहदी इलाका इनके लिए अपने मोहल्ले के खेल के मैदान जैसी हैसियत रखता था और ये लोग सरहद के कीड़े कहलाते थे। राह के किसी भी एजेंट को सरहद के पार ले जाना और सरहद पार से काम खत्म होने पर वापस भारत लाना इनके फराइज में शामिल था। कभी कभी वो मुंह का जायका बदलने के लिए सरहद पार एक आध धमाके भी कर दिया करते थे। मेजर शर्मा के तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक इन्हें इस इलाके में सरगर्म कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के ग्रुप की हैसियत से रेस्ट हाउस पर हमला आवर होना था। वहां से सुदर्शना के मंगेतर राज को कत्ल करने के बाद उसे अगवा करके बतौर यरकमाल अपने साथ ले जाना था। यहाँ से रेस्ट हाउस तक उनके लिए मैदान बिल्कुल साफ था और शर्मा को यकीन था कि ऊपर रेस्ट हाउस के मामलात वो खुद संभाल लेंगे। सुदर्शना को काबू करने के बाद उन्होंने मेजर शर्मा के खुफिया ठिकाने पर पहुंचाना था, जहां मेजर शर्मा ने एक तवील अरसे तक अपनी हवस की आग को बेईमाना तरीके से ठंडा करने के बाद सुदर्शना को वापस उन्हीं लोगों को सौंप देना था। और फिर ये इनकी मर्जी पर मुनहसर था कि वो उसे कितने अरसे तक अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद आगे दूसरे हाथों में मुंतकिल कर देते। साल में वो लोग ऐसी एक दो वारदातें मुंह का जायका तब्दील करने के लिए जरूर कर लिया करते थे। आज भी उसने इस इलाके में ड्यूटी पर मौजूद अपने दो और साथियों को भी अपने यहाँ खसूसी पार्टी पर मदऊ किया था। इन दरिंदों ने अपने ही डिपार्टमेंट की इंस्पेक्टर सुदर्शना को अगवा करवाने के बाद उसकी इज्तमाई आबरूरेजी का भयानक मंसूबा तैयार किया था। मेजर शर्मा के साथी उसके लिए बतौर खास बड़ी नायाब विस्की की बोतल लाए थे और अब वो काकटेल के मजे उड़ाते आने वाले लम्हात के तस्वुर से बावले हुए जाते थे। रात एक पहर बीत चली थी। अचानक ही सलीम हड़बड़ा कर उठ गया। वो गहरी नींद से यूं ही बेदार नहीं हुआ था, बल्कि उसकी छठी हिस्स ने उसे किसी आमदा खतरे का एहसास होने पर जैसे कान से पकड़कर गहरी नींद से बेदार कर दिया था। कमरे के बाहर सिवाय इस इलाके में मौजूद मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे जैसे गुमान हो चला था कि मुसीबत आने वाली है। दूसरे इलम में उसने फुर्ती से दूसरे पलंग पर गहरी नींद सोई सुदर्शना को बेदार कर दिया। उसे जगाते हुए सलीम ने इस खतरे के पेश नज़र के कहीं वो अचानक बेदार होने पर घबरा कर चीख न मार दे, उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। सुदर्शना ने आंखें खोली और उसकी नज़र राज पर पड़ी, जिसने अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद किया हुआ था और दूसरे हाथ से मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने को कह रहा था। उसने आंखें झपकाकर उसकी बात समझ लेने का इशारा किया तो सलीम ने उसके मुंह से हाथ हटा दिया। क्या बात है, उसने बड़े नॉर्मल लहजे में दरियाफ्त किया। बिल आकर वो राह की तरबियत याफ्ता ऑफिसर थी और जिंदगी में अचानक आने वाले ऐसे गैर मामूली हालात से निपटने की उसे खसूसी तरबियत भी दी गई थी। खतरा है, तुम्हारा सर्विस रिवॉल्वर तो है ना तुम्हारे पास? उसने अपना मुंह करीबन सुदर्शना के कान से लगाते हुए दरियाफ्त किया। यस, ये कहते हुए सुदर्शना लेटे लेटे कलाबाजी लगाकर अपने बिस्तर से जमीन पर आ रही। उसने बगैर आवाज निकाले इसी तरह ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचकर अपने बड़े से परस से अपना रिवॉल्वर निकाला और अब उसे फायरिंग पोजीशन के लिए तैयार कर रही थी। उसके साथ ही उसने सलीम को कमरे के दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा रहने का इशारा किया और खुद भी दूसरे दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। दोनों ने कमरे के बाहर आहट महसूस कर ली थी। सर्दी की वजह से उन्होंने क्योंकि खिड़की को डबल लॉक से बंद किया था, इसलिए उसे तोड़े बगैर किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं भी ये खिड़की ऐसी पोजीशन में थी जहां से कोई भाग कर बाहर तो जा सकता था, अंदर नहीं आ सकता था। दोनों के हिसास कानों ने अपने दरवाजे के बाहर वाले लॉक में चाबी घूमती महसूस की थी, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों को कमरे के दरवाजे की एक चाबी पहले से दे दी गई थी और इन्हें यह बताया गया था कि दरवाजा लॉक होगा। इस दरवाजे में अलग से कोई बोल्ट नहीं लगा हुआ था, जिसका मतलब यही था जैसे ही दरवाजा खुला वो अंदर आ जाएंगे। अचानक ही एक ख्याल सुदर्शना के दिमाग में समाया और दूसरे इलम में उसने अपनी जगह से चुस्त लगाकर अपने बेड के सराहने लगी घंटी का पुश बटन दबा दिया और उसे दबाती चली गई। इसके साथ ही उसने चाहा कि टेलीफोन पर इमरजेंसी से राब्ता करे, लेकिन टेलीफोन डेड था, लाइन बाहर से काटी जा चुकी थी। जैसे ही वो पुरानी पोजीशन में खड़ी हुई, दरवाजा अचानक खुला और तीनों बदमाश जिन्होंने अपने मुंह पर निकाब ओढ़ रखे थे एक दूसरे के ताकुब में अंदर घुस आए। तीनों मुसल्ला थे, लेकिन अचानक होने वाले मुजाहमत से बेखबर जैसे ही पहले के सर पर सुदर्शना ने पूरी ताकत से रिवॉल्वर के दस्ते की जरब लगाई, वो चकराता हुआ दूसरी दीवार तक चला गया। दूसरे के पेट में सलीम ने इतनी कुव्वत से लात मारी थी कि वो उलटकर अपने दूसरे साथी पर जा गिरा। उसके साथ ही बाहर से किसी के इस तरफ आने की आवाजें सुनाई देने लगी। शायद उसके मुसलसल घंटी बचाने पर कुछ मुलाजिम इस तरफ आ गए थे। इस सूरत हाल ने तीनों को हवास बागता कर दिया था और दूसरे दोनों अपने तीसरे साथी को संभालते पलक झपकने में बाहर निकले, जिसके साथ ही उन्होंने बुखला कर हवा में 3-4 गोलियां चला दी।
खबरदार किसी ने इस तरफ आने की हिम्मत की तो मारा जाएगा। हमने रेस्ट हाउस को घेरे में ले रखा है। हमारा ताल्लुक JKLF से है, इनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा। शायद अब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन उनके जिस साथी के सर पर सुदर्शना ने वार किया था वो नीम बेहोश था और उसे संभाले रखना उनके लिए मसला बना हुआ था। दूसरी तरफ सुदर्शना ने कमरे के दरवाजे की ओर से ही एक फायर उनकी तरफ कर दिया। इस सूरत हाल ने उनके छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि गिरफ्तारी की सूरत में मेजर शर्मा खुद उन्हें किसी भी बहाने से गोली मार देगा। इस मिशन की राजदारी के लिए वो किसी भी इंतहा तक जा सकता था। फायरिंग की आवाज और उनके ललकारने पर इस तरफ आने वाले मुलाजिम दोबारा वापस भाग गए। शायद वो नीचे मौजूद गार्ड्स को खबरदार करने जा रहे थे। हमलावरों ने इन लम्हात को गनीमत जाना और अपने साथी को सहारा देकर सुदर्शना के कमरे की तरफ फायरिंग करते जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस फरार होने में कामयाब हो गए। चंद मिनट बाद ही वहां मिलिट्री पुलिस आ गई थी। सुदर्शना के तारुफ करवाने पर उन्होंने इससे कोई सवाल नहीं किया था और उसकी तरफ से वाकया की रिपोर्ट दर्ज करके वापस लौट गए थे। सुबह होने पर रा का मुकामी कमांडर सुदर्शना के पास पहुंच चुका था। वो करीबन 10 मील का सफर तय करके आया था। उसने सुदर्शना की बहादुरी की तारीफ की और इसका बयान लिखकर सुदर्शना के कहने पर वापस लौट गया, क्योंकि इंस्पेक्टर सुदर्शना ने किसी भी किस्म की मदद लेने से इनकार कर दिया था और उसे कहा था कि रा की एक अफीसर होने के नाते वो दहशतगर्दों का मुकाबला खुद करने की अहलियत रखती है। उसने सलीम का तारुफ अपने मंगेतर की हैसियत से करवाया था, जो आज ही उसके पास पहुंचा था, क्योंकि दोनों ने बाकी छुट्टियां इकट्ठे गुजारने का फैसला कर लिया था। सलीम ने यह बात बतौर खास नोट की थी कि इस लड़की में कुछ खुसूसियात जरूर मौजूद हैं। यूं तो मशरकी औरत की तरह एक कमजोर औरत थी, लेकिन मुश्किल पड़ने पर वो मर्दों से ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा कर सकती थी, जिसका सबूत इससे पहले उसे गंगानगर में भी मिल चुका था, जब दोनों ने मिलकर गुंडों का मुकाबला किया था। सुबह उन्होंने मकामी थाने में कानून के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज करवाई और अब वो दिल्ली वापस जाने के लिए परतोल रहे थे। ऐन उन लम्हात में जब वो उधमपुर से बस स्टैंड की तरफ आर्मी की जीप में जा रहे थे, यहाँ से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर उसी तेज रफ्तार नाले में 3 लाशें बहती चली जा रही थीं। ये वो नाकाम गुंडे थे जिन्हें मेजर शर्मा और उसके साथियों ने इस तरह मुंह लटकाकर वापस लौटाने पर इस नाले के किनारे खड़े करके गोलियों से भून डाला था। उसके लिए यह मामूल की कार्रवाई थी। यूं भी ऐसी नाकाबिल शनाख्त लाशें मकबूजा कश्मीर के तेज रफ्तार नदी नालों में अक्सर बहती हुई नजर आया करती हैं। इनमें वो लोग भी थे जो हुर्रियत पसंदों का निशाना बनते और मजलूम और बेगुनाह कश्मीरी भी, जिन्हें भारतीय फौज मार कर फेंक जाया करती थी। किसी को इन लाशों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी। जम्मू तक वो बस के जरिए पहुंचे थे। इस दौरान सुदर्शना ने खुद ही सलीम को बता दिया था कि उसके जहन के मुताबिक ये लोग मेजर शर्मा के भेजे हुए थे, जो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के रूप में उसे अगवा करके ले जाते और सलीम को मार डालते। क्या तुम्हारे अफीसर इस हद तक गिर सकते हैं? ऑफ कोर्स, सुदर्शना ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो सलीम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसके मुंह से अचानक आग का गोला निकल आया हो। जम्मू से दिल्ली तक का सफर उन्होंने ट्रेन के जरिए किया था और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि इस वाकया की घर वालों को हवा भी नहीं लगने देंगे। अभी उसकी छुट्टियों के मजीद 2 दिन बाकी थे और इन 2 दिनों में सलीम की यह ख्वाहिश रही कि उसे नॉर्मल कर सके। उसके लिए ये जरूरी था कि फिलहाल सुदर्शना को राह छोड़ने के इरादे से रोके रखे, क्योंकि अभी उसे शिकारपुर के तरबीती कैंप में कुछ और अहम काम भी सर अंजाम देने थे। सुदर्शना ने उसे खुद ही बताया था कि इस रोज रेस्ट हाउस में इन पर हमला करने वाले 3 कश्मीरी हुर्रियत पसंद दरअसल मेजर शर्मा के सुधाए हुए कुत्ते थे और उनके खतरनाक अजाइम से भी उसे आगाह किया गया था। सुदर्शना, शायद तुम उसे मजाक या मामूल की बात समझोगी, लेकिन यह हकीकत है कि मुझे जिंदगी कभी इस तरह अजीज नहीं रही कि मैं अपनी तमाम सलाहियतें उसे बचाए रखने के लिए ही सर्व कर दूं। मेरी माँ का वरदान मेरे साथ है। तुमने देखा, मुझे खतरात का पहले से गुमान हो जाता है और मैं अमूमन इनसे बच भी जाता हूँ। लेकिन हैरत की बात यह है कि तुम्हारे एक अफीसर ने अगर ये शैतानी मंसूबा तैयार किया था तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर नजरें चुका ली। राज, तुम इंटेलिजेंस के खेल को कभी नहीं समझ पाओगे। शायद यह दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें तमाम नाजायज असूल वक्त आने पर जायज हो जाते हैं और तमाम जायज असूल वक्त निकलने पर नाजायज करार दिए जाते हैं। मेजर शर्मा ने जो कुछ किया वो उसकी तरबियत का हिस्सा है। हमें यही कुछ सिखाया जाता है। यहाँ इखलाकियात के चक्कर में पड़ने वाले को बेवकूफ समझा जाता है। तुम जानते हो कि हम अपने जायज काम भी गलत तरीके से अंजाम देते हैं। मसलन यही मिसाल ले लो कि इंटेलिजेंस जिस शख्स से पूछगछ करती है उसे कानून के मुताबिक गिरफ्तार करने की बजाय अगवा करके लाया जाता है, ताकि उसके लवाहिकीन को इल्म न हो सके कि मतलूबा शख्स पर क्या गुजरी। हमारे बेशतर बल्कि करीबन सभी काम ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी जायज है। हमें बताया जाता है कि हम जो राह के लोग हैं, हम दरअसल वॉरियर हैं और जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, बस अपना मतलब निकलना चाहिए। तुम क्या समझते हो? एक औरत होने के नाते मुझे ये बात पसंद है कि मेरे तरबियत याफ्ता लोग पाकिस्तान में औरतों और बच्चों का नाजायज कत्ल करें,
पब्लिक प्लेस, बसों और ट्रेनों में बम लगाकर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करें। तुम क्या समझते हो? मैंने हाल ही में सिंध में हमारे तरबियत याफ्ता तकरीबकारों के हाथों ट्रेनों की तबाही में मरने वाले मासूम बच्चों की खून आलूद लाशों की तस्वीर अखबार में नहीं देखी। क्या मेरा दिल इन बातों पे नहीं दुखता? लेकिन बस तुम यही समझ लो, हम वैशी हैं, वैशी। हमारा इंसानियत से बस इतना ही नाता है कि हमारी शक्ल सूरत आम इंसानों जैसी है। कम से कम मैंने तो इस एजेंसी में रहकर यही हासिल किया है। सुदर्शना बिलाखिर फट पड़ी थी, लेकिन इस गर्म लोहे पर भी उसने फिल वक्त जर्ब नहीं लगाई। आओ कहीं चलकर तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही भक्ति नहीं करने लगी। उसने मुस्कुराते हुए सुदर्शना का हाथ थाम लिया और दोनों बाहर आ गए। राह ने कर्नल जोशी की मौत को पाकिस्तान में गिरफ्तार होने वाले तकरीबकारों से मुंसलिक करके इस मफरूजे पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी और अपने अंदर मौजूद आस्तीन के सांप को खोजने के लिए वो लोग खासे चौकस हो गए थे। इन हालात में सलीम ने कुछ अरसा के लिए इस मंदिर से हट जाना ही मुनासिब समझा था। उस रोज उसे अचानक ही कैप्टन अश्विनी कुमार याद आ गया। बहरहाल वो सलीम के काम का बंदा था और अश्विनी कुमार ने हादसाती तौर पर इससे एक रूहानी राबता भी कायम कर लिया था। सलीम ने फिल वक्त यही सोचा था कि अश्विनी कुमार के साथ इसकी गुर्बत की रिपोर्ट जब राह को मिलेगी तो वो इसके मुतल्लक मजीद किसी शब में मुब्तला नहीं रहेंगे और सुदर्शना को भी एक कुदरती तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर आ जाएगा। यही सोचते हुए उसने पंडित कांता प्रसाद को फोन कर दिया था।